आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये जो पहला क्लास है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, इसके इसके अंदर हम लोग बेसिक्स देखेंगे, कुछ शुरुआत की इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। मगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ों को मिस कर जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आखिर क्या चीज़ होती है और ये क्यों बनाया जाता है, इसको हम ये भी देखेंगे, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस देखेंगे। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैश बुक और बैंक का जो स्टेटमेंट होता है, जिसे पासबुक कहते हैं या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, उसके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, तो उसके क्या रीज़न होते हैं, इसको भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का अगर हम बात समझें, तो देखो इसके अंदर बैंक एक वर्ड है और एक रिकंसिलिएशन है और एक वर्ड है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट से मतलब ये होगा कि हमें कोई स्टेटमेंट बनाना है, एक बात तो ये तय हो गई। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर बैंक भी एक वर्ड है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बैंक से भी रिलेशन है, बैंक का भी कोई लेन देन है इसके अंदर, तो ये भी बात तय हो गई। अब एक वर्ड आता है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच कराना, मिलान करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि कुछ मिलान करने वाली बात होगी। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कुछ मिलान करता है, मैच कराता है। अब क्या मैच कराता है, मैच कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, मैच कराने की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी जहाँ पर कोई मिसमैच होगा। तो अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ ऐसी जिसमें मिसमैच हो रहा है? आपने देखा होगा कि इस चैप्टर के पहले एक चैप्टर है कैश बुक। कैश बुक जो है वो ओनर बनाता है, ठीक है? कैश बुक ओनर बनाता है। कैश बुक के अंदर एक कॉलम होता है बैंक का भी, यानी जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंक में पैसा जमा किया या बैंक से पैसा निकाला, चेक इशू किया या चेक मिला, ये सारी चीज़ें जो बैंक से लेन देन होता है उसको कैश बुक में ओनर लिख देता है, ठीक है। तो मसलन जैसे अगर आपने 10,000 का चेक इशू किया है कस्टमर को, तो 10,000 रुपया इसके क्रेडिट में आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये 10,000 आपने लिख दिया। यही काम बैंक भी अपने यहाँ करेगा। बैंक जो आपको पासबुक देगा, वो पासबुक के अंदर 10,000 रुपया वो भी लिख देगा। आपने इसको पे किया है किसी कस्टमर को, तो क्या हुआ है, आपने ये 10,000 रुपया अपने यहाँ कैश बुक में इसको घटा दिया है, ये माइनस कर दिया है, क्योंकि ये पैसा चला गया है चेक के माध्यम से, है ना। अब यही पैसा बैंक में भी घट जाना चाहिए, तो 10,000 रुपया बैंक ने भी आपके नाम से घटा दिया है, ठीक। बैंक का जो पासबुक बनेगा, उस पासबुक के अंदर बैंक यहाँ पर 10,000 घटा देगा। आप सोच रहे हो कि जब ये घटा रहे हैं कैश बुक में, हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये बैंक की जो पासबुक है उसमें डेबिट क्यों हो रहा है? हाँ, ऐसा ही होता है। अगर आप कैश बुक के अंदर कोई चीज़ घटाते हो, क्रेडिट करते हो, तो सेम अमाउंट आपका बैंक की पासबुक में डेबिट होता है। यानी बैंक का जो डेबिट साइड होगा वो घटाना होता है और क्रेडिट साइड होता है वो जोड़ना होता है। इसीलिए जब आपके बैंक में कोई पैसा जमा करता है या आप ही जमा करते हो, तो क्या लिख के आता है कि अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो जब क्रेडिटेड होता है आपके अकाउंट में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में वो पैसा बढ़ गया, प्लस हो गया। और जब पैसा घटता है आपके अकाउंट से, अगर आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो, तो क्या आता है कि अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। इसका मतलब कि वो पैसा बैंक से निकल गया। तो बैंक के लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि जब पैसा डेबिट हो जाए तो घटा दिया जाता है, बैंक घटाता है उसे, और जब पैसा क्रेडिट हो जाए तो बैंक उसे बढ़ाता है। लेकिन जो कैश बुक जो ओनर बनाता है, आप बिजनेस के मालिक हो, आपके तरफ बनाया जाएगा कैश बुक, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं करते हो। आप जब पैसा बढ़ाते हो तो डेबिट करते हो, और आप जब पैसा घटाते हो तो वो जो है क्रेडिट करते हो। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि 10,000 रुपये का अगर हमने चेक इशू किया है, हमने अपने यहाँ से 10 घटा दिया है, किसी कस्टमर को दिया था, ये कस्टमर मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है। इस कस्टमर को आपने 10,000 दिया, तो 10,000 रुपये के चेक लेकर के मिस्टर एक्स जब आपके बैंक जाएंगे, तभी तो ये 10,000 रुपये घटेगा। आपने दिया है ये चेक मान लीजिए 5 जनवरी को, ठीक है। और मिस्टर एक्स जो आप 31 जनवरी को आप ये बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 31 जनवरी को, तो ये मिस्टर एक्स जो है वो कहीं घूम रहे थे, ये लेकर के चेक बैंक में पहुँचे ही नहीं। तो आपने तो घटा दिया, जैसे ही चेक दिया आपने चेक इनको दिया और घटा दिया कि भाई 10,000 हमारा चला गया। मगर ये जब लेके बैंक में नहीं जाएंगे तो ये चेक का पैसा बैंक से कहाँ घटेगा, तो बैंक में तो घटा ही नहीं है। तो आपने तो 10,000 माइनस कर दिया, मगर बैंक ने 10,000 माइनस नहीं किया है। तो अब जब आप बैलेंस देखोगे तो आपके यहाँ तो 10,000 का माइनस बैलेंस बताएगा, मगर 10,000 का बैलेंस बैंक में माइनस नहीं बताएगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसी डिफरेंस को या इसी तरह के और भी डिफरेंसेस होते हैं जो हम लोग देखेंगे, उनको मैच कराने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो बच्चों बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि ये डिफरेंस क्यों होता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, और भी इसके कई एग्जाम्पल और भी कई जो वजह होती है और भी कई कारण होते हैं, वो सभी को मैं आज डिस्कस करूंगा। और उन सभी कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है जो आज की वीडियो में बता रहा हूं। आगे भी चलिए वीडियो को देखते रहिए। अब सवाल ये है कि मैच कराना क्यों ज़रूरी होता है। तो मैच कराना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कुछ चीज़ें पता चल जाएं। टू चेक एरर्स, यानी अगर कोई गलती हो रही हो, चाहे कैशबुक की तरफ से कोई गलती हुई हो, लिखने में की गई हो, या बैंक की तरफ से पासबुक में गलती की गई हो। हालांकि बैंक की तरफ से गलती होने का चांसेस बड़ा कम होता है, मगर फिर भी अगर हो गई हो, कभी कोई अमाउंट ज़्यादा लिख दिया गया हो, कम लिख दिया गया हो, नंबर्स के जोड़ने घटाने में गलती हो गई हो, तो जब हम मिलान करेंगे ना ये, तो इस मिलान से वो गलती पकड़ में आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि टू चेक अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ द चेक। कोई चेक जो आपने इशू किया था, वो चेक अगर लेकर कस्टमर नहीं पहुंचा है, उसका क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो वो भी पता चल जाएगा कि भाई जो चेक इशू किया था वो अभी तक गया नहीं। या आपको किसी से चेक मिला है और वो आपने बैंक में जमा कर रखा है और अभी तक वो चेक क्लियर होकर के आपके अकाउंट में पैसा नहीं बढ़ा है, तो वो भी पता चल जाएगा कि भाई क्या बात है, इतनी डिले क्यों हो रही है। हमने तो चेक जमा कर दिया था एक हफ्ता पहले ही, एक हफ्ता हो गया और आज की डेट तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो वो डिले क्यों हो रहा है वो भी पता चल जाएगा जब आप मिलान करेंगे। तीसरी बात ये है कि टू चेक इम्बेजलमेंट, किसी तरह की कोई हेरा फेरी, कोई गड़बड़ी अगर हो रही है, तो वो गड़बड़ी भी आपकी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी कोई कर रहा है तो वो भी पकड़ में आ जाएगी। कोई कहीं से हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहा हो, पैसा कम ज़्यादा करने की, कि पैसा जमा ना करे और लिख दे कैश बुक में, है ना, इस तरह का कोई काम कर रहा हो तो पकड़ में आ जाएगा। उसके अलावा टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज जो की गई है कैश बुक में की गई है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है कि नहीं है, या जो बैंक एंट्री कर रहा है पासबुक में वो भी सही एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना करके पता चल जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या रीज़न होता है, क्या कारण होते हैं कि ये डिफरेंस आते हैं। एक कारण तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जो मैंने एग्जांपल में दिया था। तो उसमें देखिए कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक में ये होता है क्रेडिट साइड, जिसका मतलब होता है माइनस, आपने घटा दिया, और ये होता है डेबिट साइड, जिसका मतलब होता है प्लस। तो अगर चेक आपने 10,000 का दे दिया था तो आपने यहाँ घटा दिया, ठीक। जिस कस्टमर को आपने दिया था वो कस्टमर लेकर के बैंक में जाना चाहिए उसको, ठीक है ना, मगर वो बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो बैंक से वो 10,000 का अमाउंट घटा ही नहीं है। तो आपके यहाँ तो 10,000 का ये घटा हुआ माइनस बता रहा है, ठीक है, 10,000, मगर बैंक में ऐसा कोई माइनस अमाउंट नहीं बता रहा है। तो क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस को दूर करने के लिए बीआरएस बनेंगे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये जो आइटम है आपके क्वेश्चन में बार बार आएगा, इसको समझ लीजिए। तो इसका मतलब अब हम बराबर कैसे करेंगे, इसको बराबर करने के लिए जो आपने यहाँ माइनस किया हुआ है, चूंकि यहाँ माइनस नहीं किया हुआ है, तो हम पासबुक को देख करके उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर उसको ट्रीटमेंट करेंगे। पासबुक पे माइनस नहीं हुआ इसका मतलब वो प्लस है, तो उसको प्लस कर देंगे। बहरहाल वो अभी हम लोग डिटेल में जब क्वेश्चन लगाएंगे तब समझेंगे कि प्लस करेंगे माइनस करेंगे, मगर रीज़न यहाँ समझ लीजिए कि अगर चेक इशू किया है और वो प्रेजेंट नहीं हुआ है तो सीधी सी बात है कि डिफरेंस आएगा कैश बुक और पासबुक में, और ये एक कारण बनेगा। दूसरा कारण ये है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, क्रेडिटेड और कलेक्टेड। ये तीनों का मतलब एक ही होता है। चेक बैंक में आपने जमा किया मगर वो क्लियर नहीं हुआ। चेक बैंक में आप कब जमा करेंगे, देखिए आपको किसी ने चेक दिया, ठीक है ना, इस पर्सन ने आपको एक चेक दिया, ये चेक है, और ये चेक आपको मिला, इसने चेक आपको दिया, ठीक। अब जब चेक आपको मिला है तो आप क्या करेंगे, आपका काम होगा कि इसी चेक को ले जा करके आप बैंक में जमा कर दीजिए, यहाँ बैंक में जमा कर दीजिए। जब आप बैंक में जमा करेंगे तो बैंक इसको कलेक्ट करेगा, यानी जिसने दिया है उसके अकाउंट से पैसा निकाल के आपके अकाउंट में जोड़ देगा, जमा कर देगा। अब अगर आपने ये चेक तो यहाँ बैंक में जमा कर दिया, मगर बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया है, कलेक्ट नहीं किया है, यानी जिससे पैसा उसे लेना चाहिए था अभी तक नहीं ले पाया है, तो आपको जो चेक मिला आपने अपने कैशबुक में उसी दिन जोड़ दिया, इसको प्लस में लिख दिया इधर। मान लीजिए 5,000 का चेक था तो आपने 5,000 प्लस कर दिया कि भाई 5,000 हमें मिल गया, आप बड़े खुश हो गए चेक लेकर के। और यही चेक जब आपने बैंक में जमा किया है तो बैंक में अभी तक ये प्लस हुआ ही नहीं है 5,000, तो एक डिफरेंस आ जाएगा कि आप तो 5,000 प्लस दिखा रहे हो कैश बुक में, मगर बैंक में 5,000 प्लस ही नहीं हुआ है, तो डिफरेंस तो हो ही जाएगा। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। तीसरा रीज़न हो सकता है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक,
आपको पता है कि बैंक में जो पैसा जमा होता है उस पर कोई इंटरेस्ट भी बैंक देता है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट बैंक दे रहा होगा वो हमारे क्या करेगा कि पासबुक के अंदर इंटरेस्ट देगा, वो हमको प्लस कर देगा, ठीक। मसलन वो 1,000 रुपया उसने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, तो 1,000 तो हमारे पासबुक में बल्ले बल्ले हो गई, प्लस हो गया। मगर कैश बुक में ये हमने प्लस किया ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो 1,000 उसने दे दिया है, तो हमारे कैश बुक में तो प्लस ही नहीं किया मैंने, इसलिए डिफरेंस हो जाएगा इस अमाउंट से। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। देखिए, अगर बिजनेस ने कहीं शेयर्स खरीद रखा होगा या कोई डिवेंचर या कोई बॉन्ड खरीद रखा है या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो वहां पर क्या होता है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता रहता है, शेयर से डिविडेंड और डिवेंचर से इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो बैंक को अगर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि भैया हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट से जब कभी इंटरेस्ट या डिविडेंड आएगा तो आप कलेक्ट कर लेना, आप हमारे अकाउंट में इसको बढ़ा लेना, चढ़ा लेना, और ये कलेक्शन का काम आपका है, आपने बैंक से कह दिया, ठीक है। तो बैंक ने किसी दिन आपका जो ये इंटरेस्ट आया था वो बढ़ा दिया, प्लस कर दिया। इंटरेस्ट और डिविडेंड मान लीजिए आया था 6,000 रुपये, ठीक, तो बैंक ने कर दिया, मगर आपको ये पता नहीं चला कि ये बैंक में इंटरेस्ट आ गया है और डिविडेंड आ गया, प्लस हो गया है, तो आपने एंट्री की ही नहीं अपने यहाँ। तो एक अमाउंट जिससे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड आपका पासबुक बढ़ा बता रहा होगा, आपको नहीं पता है, आपने इसके बारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आपके यहाँ तो कैशबुक तो बढ़ेगी नहीं, पासबुक तो बढ़ चुकी है लेकिन कैशबुक बढ़ी नहीं है। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। जिस तरीके से कोई बैंक हमको देता है और कोई चीज़ें कलेक्ट करता है, उसी तरीके से बैंक कुछ चीज़ें घटा भी तो देता है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे चार्ज लगते हैं। आप एटीएम लेते हो तो बहुत सारे बैंक एटीएम का पैसा चार्ज कर लेते हैं, कुछ बैंक जो है एसएमएस जो आता है उसका पैसा चार्ज कर लेते हैं, है ना। उसके अलावा बैंक जो है इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेता है, आपसे ले लेता है। तो जब भी कभी चार्ज आएगा तो इसका मतलब होगा कि बैंक घटा देगा, आपका पैसा कट जाएगा फट से करके। तो जब कभी भी बैंक ने कुछ पैसा चार्ज किया, काट लिया, तो उसने क्या किया, फौरन हमको डेबिट कर दिया, घटा दिया। तो बैंक क्या करेगा, फौरन डेबिट करके घटा देगा। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 2,000 रुपया, 2,000 उसने चार्ज कर दिया तो घटा दिया। अब हमको पता नहीं था तो हमने तो इसको नहीं घटाया, अपने साइड में जो क्रेडिट है जहां हमें घटाना चाहिए था ये नहीं घटाया, तो ये भी डिफरेंस आ गया कि 2,000 मेरे बैंक बैलेंस में जो है कम हो गया और हमारे कैश बुक में कम मैंने किया ही नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं चला। तो ये भी एक रीज़न बन सकता है डिफरेंस आने का। उसके अलावा पेमेंट मेड बाय बैंक। हमने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है, आदेश दे रखा है कि भाई हमारे एक लोन है, लोन का ईएमआई जमा होता है, तो वही लोन का अदा कर देता है, ईएमआई जमा कर देता है उसने। अब उसने ईएमआई जमा कर दिया और हमने उसकी एंट्री अपने यहाँ नहीं की, सिर्फ बैंक ने उसको घटा दिया है। कोई भी अमाउंट हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3,000 का जो पेमेंट किया था बैंक ने उसने घटा दिया, मगर कैश बुक के अंदर हमें जो घटाना चाहिए 3,000 हमें भी तो घटाना चाहिए, मगर हमने घटाया ही नहीं है। तो यहाँ पे 3,000 रुपया आपका पासबुक के अंदर घटा हुआ है मगर कैश बुक में नहीं घटा हुआ है, तो ये एक 3,000 रुपये का अमाउंट जो है डिफरेंस क्रिएट करेगा। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर जिससे हमें पैसा लेना था उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, तो जैसे ही वो पैसा बैंक में जमा करेगा हमारा बैंक का जो पासबुक है उसके अंदर तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उसने पैसा जमा कर दिया। मान लेते हैं 4,000 रुपया डायरेक्टली उसने मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, तो ये तो प्लस हो गया। अब ये बात हमको पता नहीं चली उस डेट तक, तो हमने तो इस 4,000 का कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं है, हमें भी अपने आप प्लस कर लेना चाहिए था, लेकिन हमें पता ही नहीं है जिस डेट को उसने जमा किया है। तो डायरेक्ट पैसा जमा बैंक में कर दिया तो मेरी बैंक के पासबुक का बैलेंस बढ़ा हो गया, मगर कैश बुक में हमने कोई एंट्री नहीं की है इसकी, इसलिए ये 4,000 भी एक डिफरेंस पैदा कर रहा है। डिसऑनर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब डिसऑनर ऑफ बिल क्या है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि कभी किसी कस्टमर से हमको कोई बिल मिली है, ठीक है ना, ये बिल है जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, और ये जो जिसको मिली हुई है इसका एक डेट होता है, इस डेट पर इसका पैसा मिल जाता है। एक कस्टमर को आपने गुड्स बेचा है क्रेडिट पर, उधार पर, उसने पैसा नहीं दिया, उसने कहा कि भाई हम बिल आपको दे रहे हैं, एक्सेप्ट करके ये बिल आप रखो और 3 महीने बाद जब आना तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे, बिल हमें वापस कर देना। मगर क्या हो गया कि जो ओनर है जिसको ये बिल मिला है अब वो 3 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता, वो सोचता है यार कि 3 महीना इंतजार क्यों करें, हमें पैसे की जरूरत है आज। अब वो क्या करेगा कि इस बिल को ले जा करके बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। मान लीजिए 4,000 रुपये का बिल है, ये जाएगा बिल को लेकर के कहाँ जाएगा, बैंक के पास जाएगा, अपने बैंक के पास।
बैंक से कहेगा कि भाई बैंक जी आप मेरे पास जो बिल रखा है ये ले लो और इसके बदले कुछ पैसा काट के हमें दे दो। तो बैंक को भी बढ़िया है कि भाई बैंक के पास तो पैसा रहते ही है। बैंक ने कहा अच्छा चलो ठीक है 4,000 का बिल है, चलो हम तुम्हें कुछ पार्ट काट करके मान लीजिए हम तुमको 3,900 दे देते हैं। तो 3,900 हमने तुम्हें दे दिया। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो अब ये जो पर्सन है इसने बैंक को बिल दे दिया और बिल डिस्काउंट करा के 3,900 पैसा ले लिया, यानी आपका काम हो गया, पैसे का जितनी आपको ज़रूरत थी वो मिल गई। थोड़ा सा पैसा तो बैंक काटेगा ही भाई, बैंक अपने फ़ायदे के लिए बैठा हुआ है, आपको ये सुविधा क्यों देगा। 3 महीने बाद पैसा है वो अभी दे दे रहा है आपको, तो 3 महीने के बदले कुछ तो पैसा लेगा, तो जो पैसा लेगा वो डिस्काउंटिंग कहलाता है। तो बहरहाल ये बिल आपने डिस्काउंट करा लिया, ये बिल का पैसा आपको मिल गया, ठीक है। अब जब ड्यू डेट आएगी 3 महीने बाद जब होगा, तो यही बैंक उसी कस्टमर के पास जाएगा, उस कस्टमर के पास जाएगा जिसने ये बिल एक्सेप्ट की थी। अब इस कस्टमर के पास जब जाएगा तो इस कस्टमर से वो 4,000 रुपया ले लेगा। अगर 4,000 रुपया कस्टमर से ले लेगा तब तो ठीक है, कस्टमर ने दे दिया तब तो ठीक है। मगर कस्टमर ने मना कर दिया कि नो मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते। अब जब कस्टमर मना कर देगा ड्यू डेट पे तो इसी को कहते हैं डिसऑनर, इसी को बोलते हैं डिसऑनर। अब क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करेगा भाई, 4,000 अपने घर से तो देगा नहीं, बैंक क्या करेगा वापस तुम्हारे ही पास आएगा कि भैया ये 4,000 का बिल तुम्हारा डिसऑनर हो गया है, चलो हमारा 4,000 रुपया वापस करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये बिल का पैसा हमने तुम्हें डिस्काउंट करा के दिया था 3,900, मगर 3 महीने बाद जब हम गए जिस कस्टमर का तुमने बिल दिया था वो कस्टमर तो पैसे नहीं दे रहा, उसने डिसऑनर कर दिया, बिल जो है ख़त्म कर दिया, बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो अब ये पैसा तुम दो। तो अब क्या होगा कि जब डिसऑनर हो गया बिल तो ये वापस इसी पर्सन को ये 4,000 रुपया बैंक को देना पड़ेगा, ये वापस बैंक को 4,000 देगा, ठीक है। अब ये बाद में ये उस पर्सन से उस कस्टमर से लेगा वो सब अलग बातें हैं, मगर फिलहाल इसको 4,000 रुपया बैंक को देना पड़ जाएगा। तो अब जैसे ही बिल डिसऑनर होगा तो क्या करेगा कि बैंक जो है वो डिसऑनर का अमाउंट घटा देगा, फौरन 4,000 रुपया यहाँ घटा देगा, ठीक। डिसऑनर हुआ, बैंक ने आपके अकाउंट से 4,000 काट लिया। अब आप कैशबुक जो बना रहे हो तो आपको ये 4,000 आपने नहीं घटाया क्योंकि आपको नहीं पता चला, है ना, आपने ये 4,000 नहीं घटाया डिसऑनर होने के केस में, तो ये 4,000 से डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि ये बिल का अमाउंट था 4,000 का। 4,000 तुरंत जो है बैंक आपके खाते से घटा देगा, और वो घटाया हुआ अमाउंट आपको अगर नहीं पता है, जिस डेट को आप बीआरएस बना रहे हो तो आपने नहीं घटाया उसको, इसलिए ये 4,000 से एक डिफरेंस पैदा हो जाएगा। क्वेश्चन लगाएंगे तो ये और बातें क्लियर हो पाएंगी, मगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में भी लिख करके पूछ सकते हैं हमको, तो हम बता देंगे वहां पर और क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है बिल कलेक्टेड बाई द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बिल कलेक्टेड बाई द बैंक, इसमें क्या होता है कि कोई बिल आपको मिला था किसी कस्टमर से, उस बिल को आपने बैंक के पास जमा कर दिया, यहाँ आपने जमा कर दिया है, ठीक है। आपने इसको डिस्काउंट नहीं कराया है, आपने जमा कर रखा है कि भाई बैंक जी हमारे बिल को आप रखे रहो, 3 महीने बाद इसका पैसा आएगा, आप इसको जमा कर देना, मेरे खाते में बढ़ा देना। बैंक ने कहा ठीक ठीक आप दे दीजिए, बिल हमारे पास रखा रहेगा, 3 महीना हम बैठ के इंतजार करेंगे, 3 महीना जब इसका ड्यू डेट आएगा तो इसका पैसा हम आपके खाते में चढ़ा देंगे। अच्छा 3 महीना हो गया, बैंक ने पासबुक में जो आपका अकाउंट है वहां पे इसको चढ़ा दिया, कलेक्शन हो गया, चढ़ा दिया। अच्छा आपने ध्यान नहीं दिया कि वो बिल का कलेक्शन हो गया होगा जो मैंने बिल जमा कराई थी, ठीक। आपने कलेक्शन का पैसा नहीं चढ़ाया, यहाँ पर आपको प्लस कर लेना चाहिए अगर ये इसने कलेक्ट कर लिया है। मिसाल के तौर पे वो बिल थी 2,500 की, तो 2,500 रुपया तो फौरन आपके अकाउंट में बैंक ने चढ़ा दिया क्योंकि बिल का कलेक्शन हो गया। अब आपको भी 2,500 यहाँ प्लस कर लेना चाहिए था, मगर आपको पता नहीं है तो आपने अभी तक इसको किया ही नहीं है, तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। और एरर्स एंड ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना, कोई अमाउंट लिखने से छूट जाए, और एरर्स का मतलब होता है कोई अमाउंट कम या ज़्यादा लिख जाना। अब चाहे वो पासबुक में कोई अमाउंट गलती से ज़्यादा लिख दिया जाए या कैशबुक में लिख दिया जाए, बहरहाल गलती है तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि कैशबुक के अंदर आपने पेमेंट किया था 1,000 रुपये का, आपने 1,000 माइनस कर दिया, है ना, लेकिन पासबुक के अंदर यही चीज़ माइनस होनी चाहिए 1,000, और यहाँ गलती से जो है ये सिर्फ 100 माइनस हुआ है, 1 0 छूट गया, तो अब क्या हो गया यहाँ पर 900 का डिफरेंस आ गया, है ना। तो देख रहे हो आप, आपने 1,000 माइनस किया तो 1,000 ही पासबुक में होना चाहिए था, मगर गलती हो गई, 1 0 छूट गया, वहाँ 100 माइनस हुआ।
अब वो 100 माइनस होने की वजह से 900 रुपए का डिफरेंस आ गया, तो एक ये एरर से गलती हो गई। ऐसी गलती पासबुक की तरफ से भी हो सकती है, बैंक ने कोई अमाउंट ज़्यादा लिख दिया तो इधर कैशबुक में कम हो गया, तो ऐसे हो जाता है। जो भी एरर हो तो उस एरर को हम लोग ढूंढ करके बीआरएस बनाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये सारे एरर्स मैंने बता दिए हैं। अगर एरर्स को आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो पॉज करके थोड़ा बैक करके भी देख सकते हो, तो और अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो हमें कमेंट में लिख करके जरूर बता देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और चीजें समझेंगे और क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।